हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? देखिए, जीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके ऊपर आप जीएसटी का टैक्स रेट लगाते हो और फिर आपको मिलता है टैक्सेबल वैल्यू। यानी जीएसटी के अंदर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स रेट लगाते हैं, इसके बाद निकलता है टैक्स का अमाउंट। तो वही हम पढ़ते हैं कि जीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाले कैसे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। पहले मैं आपको बता दूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अंडर सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15(1), सेक्शन नंबर 15(2), सेक्शन नंबर 15(3), सेक्शन नंबर 15(4) एंड सेक्शन नंबर 15(5). हमें सीए इंटर के एग्जामिनेशंस में पढ़ना है ओनली अप टू सेक्शन नंबर 15(3), आगे का पोर्शन फाइनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके सामने एक फॉर्मूला वे में प्रेजेंटेड है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू सेक्शन नंबर 15 प्लस सेक्शन नंबर 15(2) माइनस सेक्शन नंबर 15(3). यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे पहले सेक्शन नंबर 15(1) हम ऐड करते हैं, अगेन 15(2) ऐड करते हैं और 15(3) हम माइनस करते हैं, एक्सक्लूजन्स। तो पहले समझ लेते हैं 15(1) क्या कहता है। 15(1) कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू? सोचो 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 सोचो। ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी एक तरह का वो वैल्यू होता है जिसपे आपने ट्रांजैक्शन किया है। मान लो मैंने ये कहा कि मैंने है ना किसी पर्सन को 10 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं, तो मैंने कितने में वो गुड्स बेचे? 10 लाख रुपए में। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। यू कैन ऑल्सो टेल इट एज अ लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हम इन दो चीजों को ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मानेंगे। यस, लेकिन अगर ये दो चीज पॉजिटिव वे में है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में गिनी जाएगी। जैसे कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर, सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। सबसे पहला टर्म हम देखते हैं कि सप्लायर और रिसिपिएंट ये दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। सबसे पहला टर्म एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए ये सबसे कंपलसरी बात है कि एक सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई। जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है वही एक सोल कंसिडरेशन है सप्लाई का। ऐसा नहीं मैंने कोई तरह का सप्लाई किया उसके बदले मुझे गुड्स आ रहे हैं, उसके बदले मुझे काइंड मिल रहा है, उसके बदले कोई एक्ट मिल रहा है, या मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दिया। नहीं, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, शुड नॉट बी अ रिलेटेड पर्सन। ये अगर दो बातें सच हुई तो ही जो वैल्यू है जिस पे आपने सप्लाई किया उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, and it will be involved in the calculation of value of supply under section 15(1). तो सेक्शन 15(1) कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, एकदम सिंपल। जितने क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी है ना कि इतने लाख के, इतने हजार के, इतने करोड़ के गुड्स हमने किसी को सप्लाई किए हैं, तो ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन वैल्यू। वेरी सिंपल, द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। नाउ अगेन सेक्शन नंबर 15(2) टॉक्स अबाउट इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स यानी सर ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हमने लिया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हमने लिया है, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐड करें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं था। देखते हैं क्या क्या ऐड हो सकता है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 15(2)(a). 15(2)(a) बात करता है टैक्सेस की। ट्रांजैक्शन वैल्यू में कभी टैक्सेस नहीं होने चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस अ सिंपल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऐड करते हैं ऑल द टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस चार्जेबल लेवल अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा कोई अदर लॉज में आपको कोई भी तरह का टैक्सेस, फीस, चार्जेस कुछ भी लेवी हो रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको म्युनिसिपल टैक्स लग गया। यस, फॉर एग्जांपल आपको एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो आप क्या करोगे? एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पे ऐड करोगे या म्युनिसिपल टैक्स को आप ऐड करोगे। जो हमने कल एक एग्जांपल लिया था टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स पे 1 लाख और 10,000 वाला,
कि 1 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू था और 10,000 का प्लस करके जो 1,10,000 की वैल्यू आई थी ना, इस पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो अगेन वैसी ही बात यहाँ पे है, कोई भी अदर टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्ज, अदर लॉ, एनी अदर लॉ अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा कोई भी अदर लॉ के अंदर आपको अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो अमाउंट ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपको ऐड करना होगा। यस, सो ये चीज कैलकुलेट करते हुए हमें एक चीज ध्यान रखना है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देते हैं लिस्ट प्राइस 1 लाख इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, लिस्ट प्राइस 1 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, या क्वेश्चन के आखिरी में एक नोट दे देते हैं ऑल द अबाउ अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऐसे हमें दे देते हैं। तो उस वक्त हमें करना क्या होता है, उस वक्त हमें यह करना होता है कि अगर आपको दिया है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो आपको इस अमाउंट में से, जब आपको अमाउंट दी है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की, इसमें से जीएसटी का पोर्शन अलग करना है और ट्रांजैक्शन वैल्यू अलग करना है, और यहाँ सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, जीएसटी की अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे नहीं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक बहुत ही आसान, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है अमाउंट 1,10,000, ये है अमाउंट और इसमें कहा गया है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर आपको मैं बोलूं आपके पास है अमाउंट 1,10,000 और ये है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसमें से हमें क्या करना है, इस 1,10,000 में से हमें जीएसटी पोर्शन निकाल देना है। तो सबसे पहले आप देखोगे जीएसटी का रेट क्या चल रहा है। मान लो ये 1,10,000 का जो इंक्लूसिव अमाउंट है, इस पे जीएसटी का रेट लगा था 10% का। अगर जीएसटी का 10% का रेट लगा था तो यहाँ पे एक हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले तो उस वैल्यू को यहाँ लिखो, वैल्यू जो हमने 1,10,000 का वैल्यू लिया था वो डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। यस, ये हो गया टैक्स रेट इनटू 100। नाउ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगी, यानी इससे हम जीएसटी अलग कर देंगे और जो एक्सक्लूसिव ऑफ वैल्यू रहेगी जीएसटी की, वो अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो और हमारे दिए हुए एग्जाम्पल में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। यस, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे हमने लिखा था 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट था 10% मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें अप्लाई करो और फाइनल वैल्यू आप खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड दैट वैल्यू विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, तो हमने क्या किया, जीएसटी का पोर्शन एक्सक्लूड कर दिया। इसी के अगर कोई अदर टैक्सेस होते थे तो हम यहाँ पे इंक्लूड करते थे। नाउ सेक्शन नंबर 15(2)(b), any payment which has to be made or which has to be incurred by the recipient but which is incurred by the supplier। देखो वापस बोलता हूं, द पेमेंट विच हैज बीन incurred by the recipient for which supplier is liable to pay। मान लो एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी, चलो ए भी नहीं लेंगे, सीधा सप्लायर और रेसिपिएंट। सो ये दो है, सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को कहा कि एक काम करो, मिस्टर ए को 1 लाख रुपए दे दो, जो आप मुझे देने वाले थे ना वो मिस्टर ए को दे दो। ये सप्लायर कब कहेगा रेसिपिएंट को, हो सकता है मिस्टर ए का लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था सप्लायर के साथ में। यस, हो सकता है मिस्टर ए क्रेडिटर होगा सप्लायर का। यस, तो सप्लायर क्या कहेगा, एक काम करो, मुझे वैसे भी ये पैसे किसको देने हैं, मिस्टर ए को देने हैं, तो एक काम करो ये पैसे आप मुझे मत दो, आप मुझे दोगे तो मुझे भी मिस्टर ए को देने हैं, इससे अच्छा आप ही मिस्टर ए को पहुंचा दो। इसका मतलब लाइबल कौन था पेमेंट के लिए, सप्लायर, बट उसके ऊपर की लाइबिलिटी का पेमेंट किसने किया, रिसिपिएंट। ऐसी वैल्यू को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यस, आगे 15(2)(c), इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गिफ्ट शॉप। आप कभी गिफ्ट शॉप पे जाते हो तो कोई गिफ्ट परचेस करते हो, मान लो आपने है ना 500 रुपए का गिफ्ट परचेस किया, 500 रुपए का गिफ्ट परचेस किया। अब आपकी इच्छा हो गई, इतना अच्छा गिफ्ट है, एक काम करते हैं इसे अच्छा गिफ्ट रैपिंग पेपर भी लगवा देते हैं, पैकिंग करवा देते हैं। तो आप जब दुकानदार को कहोगे, शॉपकीपर को, कि भैया प्लीज ये गिफ्ट को आप पैक कर दीजिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा। यस, वो क्या बोलेगा, एक काम कीजिए, 20 रुपए का रैपिंग पेपर है और 10 रुपए के चार्जेस,
आपको टोटल 30 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा, 30 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा, मैं इसे गिफ्ट पैक करके आपको दे दूंगा। यस, तो हमने गिफ्ट खरीदा 500 रुपए का, ये हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्लस उस पे हमें लग गए 30 रुपए एक्स्ट्रा। इसे कहते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इसे कहते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस charged by the supplier to the recipient for anything done at the time of or before delivery of goods or supply of service। गुड्स हाथ में देने से पहले आपने जो डिमांड किया है उसे सप्लायर करवा के दे रहा है, इसे कहते हैं हम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, इसमें जो ऊपर के 30 रुपए हमने चार्ज किए थे ना 500 के ऊपर फॉर गिफ्ट रैपिंग एंड द पेपर चार्जेस, ये थे हमारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं 15(2)(d), एनी इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट पे गुड्स दिया था, कहा था 1 महीने में इसे पैसे, इसके पैसे दे देना, लेकिन 1 महीने में मिस्टर ए को पैसे मिले नहीं, तो मिस्टर ए क्या बोलेगा, एक काम कर, अब अगर और टाइम लगेगा इसके आगे तो मुझे आप इंटरेस्ट भी दो। क्या ये इंटरेस्ट हमें पहले पता होता है? नहीं, हमें पहले नहीं पता होता है। ये तो ट्रांजैक्शन में जब पेमेंट होती है ना उस वक्त होता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेट फी पे करना है या पेनल्टी पे करना है। तो इस अमाउंट को भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं, इस अमाउंट को भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं। यस, एनी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। तो ये हो गया 15(2)(d). अब आता है 15(2)(e). 15(2)(e) में क्या होता है? 15(2)(e) में आता है सब्सिडीज, और वो भी कैसी? डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। देखो एकदम इजी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो आपने शायद अपने रियल लाइफ में इसे देखा होगा। आजकल देखो, पिछले करीबन 1 साल के अंदर काफ़ी सब्सिडीज मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। मैं बात कर रहा हूँ किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको सिर्फ ये टर्म समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये टर्म समझा रहा हूँ, डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस का मतलब क्या होता है? मान लो आप कोई शॉप पे जा रहे हो, आपको शोरूम में गए आप, और आपको खरीदना है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, यस, बैटरी वाली गाड़ी। अब बैटरी वाली गाड़ी खरीदना है तो अभी चल रहा था अच्छा, 1 साल में अच्छा डिस्काउंट्स मिल रहा था। सर क्यों मिल पा रहा था? अगर फॉर एग्जाम्पल वो बैटरी वाली गाड़ी अगर 1 लाख की है, अगर 1 लाख की है तो उसके ऊपर 30,000 तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, 30,000 तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। अल्टीमेटली वो कितनी पड़ रही थी हमें? 70,000। दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडी लिंक्ड विद द प्राइस। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला क्या कि आप जितनी सेल्स करोगे उस पर हम सब्सिडी देंगे? नहीं 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 नहीं। गवर्नमेंट ने कहा एक बैटरी वाली स्कूटर अगर बिकती है, एक बैटरी वाली बाइक अगर बिकती है, तो उस बाइक की जो प्राइस होगी ना उस पर हम इतना सब्सिडी देंगे। इसे कहते हैं सब्सिडी लिंक्ड विद द प्राइस। सो अगर ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस है, लमसम नहीं, लमसम सब्सिडी अगर किसी को मिलती है तो वो यहाँ पे इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा। हम यहाँ पे वही वही सब्सिडी लेंगे जो डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस है, ये सब्सिडी मिलनी किससे चाहिए? ये सब्सिडी मिलनी चाहिए कोई अदर पर्सन से, गवर्नमेंट से नहीं। यस, ये चीज को ध्यान रखना है। हमें अगर डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस सब्सिडी किसी और से मिल रही है ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको ऐड करेंगे। अगर ये गवर्नमेंट से मिल रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा, बिल्कुल भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। यस, तो ये सब हो गए इंक्लूजन्स। सेक्शन नंबर 15(2) की ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। सेक्शन नंबर 15(2)(a) टैक्सेस अदर देन जीएसटी। 15(2)(b) supplier is liable to pay but paid by the recipient। 15(2)(c) incidental expenses। 15(2)(d) interest, late fee, penalty। 15(2)(e) subsidy linked with the price other than government। तो ये चीजें हमें ऐड करनी होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। देखिए ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रहे इसलिए इजी फॉर्म में बनाया है, एग्जाम्स में जाके इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन करके वैल्यू ऑफ सप्लाई को शो बिल्कुल भी मत करना। वैल्यू ऑफ सप्लाई को प्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर टेबल बनती है, उस टेबल में आप विथ प्रॉपर नोट्स पूरा सॉल्यूशन लिखते हो। एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा, और यहाँ पे आप एक एक एंट्री लिखोगे, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स,
फिर उसका वैल्यू लिखोगे, उसका रीज़न या तो चाहे वही नोट्स बना के लिख दो या नोट नंबर 1 बोल के नीचे नोट नंबर 1 ऐसा देके हर एक का डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। यस, इन अ टेबल फॉर्म प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूजन, सेक्शन 15(3) एक्सक्लूजन, इसका मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में कौन सी चीज नहीं आती, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कौन सी चीज नहीं आती। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 13 नहीं आता, सेक्शन सेक्शन 15(3) नहीं आता, सेक्शन 15(3)(a), सेक्शन 15(3)(b। देखो, दोनों बात करते हैं एक ही चीज के बारे में जो है डिस्काउंट। डिस्काउंट दिख रहा है? यस, दोनों बात करते हैं एक ही चीज के बारे में जो है डिस्काउंट। यह है डिस्काउंट पहले, यह है डिस्काउंट बाद में। देखो, हम पहले बात करेंगे सेक्शन 15(3)(a) की। 15(3)(a) कहता है यदि आपने अगर किसी भी सप्लाई पे डिस्काउंट दिया है और आपने वो डिस्काउंट सप्लाई होते वक्त या उसके पहले दे दिया और इनवॉइस में वो डिस्काउंट शो हो रहा है ना, तो हम आपको उस डिस्काउंट का वैल्यू माइनस करने का मौका देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। यस, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते वक्त हम उस डिस्काउंट को कंसीडर करेंगे नहीं, अगर अगर वो 15(3)(a) से लिंक्ड है तो। इफ सच डिस्काउंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस एंड गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यही मैंने कहा है। यस, अगेन आगे बढ़ते हैं। 15(3)(b), 15(3)(b) कहता है डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड। सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया, बाद में डिस्काउंट की बात चल रही है, सप्लाई हो गया बाद में डिस्काउंट की बात चल रही है, अभी डिस्काउंट दिया ही नहीं। सर, इस केस में इस डिस्काउंट के अमाउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन दो शर्तें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी है। दो शर्तें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी है। शर्त नंबर 1, डिस्काउंट एस्टेब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई एंड लिंक्ड टू द इनवॉइसेस। सबसे पहले तो एग्रीड बिफोर, यदि आपको डिस्काउंट सप्लाई के बाद में देना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका उसका कमिटमेंट आपने सप्लाई के पहले दे देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। सप्लाई होने के पहले एग्रीमेंट कर लो कि आपको इन इन शर्तों के कारण डिस्काउंट मिल सकता है। यस, और दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो पोर्शन है उस अमाउंट पे, उस डिस्काउंट के अमाउंट पे उसको रिसिपिएंट करना चाहिए, रिसिपिएंट ने करना चाहिए रिवर्स, उसको रिसिपिएंट ने करना चाहिए रिवर्स। देखो, दो शर्तें हैं। अगर आप किसी को भी डिस्काउंट देते हो सप्लाई के बाद में तो दो शर्तें को फुलफिल करोगे तो इस अमाउंट को भी हम आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करने देंगे। पहली शर्त एग्रीड बिफोर, पहली शर्त एग्रीड बिफोर, आपने पहली एग्री कर लिया है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे। और दूसरी शर्त यह है कि उसके ऊपर के आईटीसी का पोर्शन जो है रिवर्स हो जाना चाहिए। यस, इन दो शर्तों को ध्यान में रखेंगे। यस, अगर ये दो शर्तें फुलफिल हो गई तो हम क्या करेंगे, आफ्टर सप्लाई वाले डिस्काउंट को भी माइनस करेंगे। आगे चलो, तो ये है हमारा बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको अभी सी इंटर लेवल पे इतना ही दिया है। 15(4) और 5 ये बात करेंगे हमारे बाद में, यस फाइनल में, यस अभी बात नहीं होगी। तो ये है 15(1), 15(2), 15(3), इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे रेट लगेगा जीएसटी का और अकॉर्डिंगली आपको आएगा जीएसटी लाइबिलिटी, आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी। चलो, साथ ही साथ कुछ हमें क्लैरिफिकेशन है इस टॉपिक की वो देख लेते हैं। यस, सबसे पहला क्लैरिफिकेशन ऑन डिस्काउंट, सबसे पहला डिस्काउंट है स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट यानी बाय मोर सेव मोर। अभी देखो, मानसून ऑफर्स काफ़ी अच्छी चल रही थी, बाय 2 गेट 40%, बाय 3 गेट 50%, ऐसा कई कई ऑफर्स था। ये होते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट, ये होते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो अब मुझे बताइए, क्या ये स्टैगर्ड डिस्काउंट 15(3)(a बिफोर सप्लाई या 15(3)(b आफ्टर सप्लाई किस केस में जाते हैं? स्टैगर्ड डिस्काउंट अगर आप नज़र देखो, जब भी आप शोरूम में जाते हो कपड़ा खरीदने या कोई भी चीज़ खरीदने और डिस्काउंट वहाँ पे बोलता है बाय 2 से 30%, बाय 2 यू विल गेट डिस्काउंट 40%, बाय 4 यू विल गेट डिस्काउंट 30%, अगर ऐसा वहाँ पे शो हो रहा है इसका मतलब क्या आपको सामने वाले ने डिस्काउंट सप्लाई के पहले नहीं बता दिया? सोचो। यस, इसका मतलब आपको सप्लाई के पहले पता चल गया कि डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा जब आप पेमेंट करने जाते हो तो इनवॉइस पे वो डिस्काउंट दिखता है। यस, तो ये केस हो गया सेक्शन नंबर 15(3)(a) वाला। यस,
अगर ये 15(3)(a) वाला केस है तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा क्या? आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से ऐसा डिस्काउंट माइनस कर पाओगे? यस, डेफिनेटली। सेकंड, पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट्स, वॉल्यूम डिस्काउंट्स। अब कभी कभी क्या होता है फॉर एग्जाम्पल हम है ना, पेमेंट पहले आ जाना चाहिए ना किसी भी रेसिपिएंट से, तो उसको लालच देते हैं, कहते हैं कि अगर आपने 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया तो पूरे वैल्यू पे मैं 5% का डिस्काउंट आपको दूंगा। यस। अब मुझे ये बताओ, क्या ये शब्द मैं जब बोल रहा हूं, जब किसी रेसिपिएंट को, कि आपने अगर 2 महीने में पेमेंट कर दिया तो मैं 5% का डिस्काउंट आपको दूंगा, क्या ये मैं सप्लाई होने के पहले एग्री नहीं करता? यस। सप्लाई होने के पहले एक सप्लायर एग्री कर लेता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपने अगर 2 महीने में पेमेंट कर दी तो। यस। सो पहली शर्त, एग्रीड बिफोर, एग्रीड बिफोर। और दूसरा, अब चेक करो क्या रिसिपिएंट ने इसके ऊपर का आईटीसी का पोर्शन रिवर्स कर दिया है। अगर ये दोनों शर्तें फुलफिल हो गई तो अंडर सेक्शन 15(3)(b) आप इस आफ्टर सप्लाई वाले डिस्काउंट को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस कर सकते हो। यस। लास्ट, सेकेंडरी डिस्काउंट्स। सेकेंडरी डिस्काउंट्स, अब देखो होता क्या है। मान लो आपने अभी एक गुड्स बेचे हैं 1,01,000 के। अमाउंट देखो, वापस बोल रहा हूँ, 1,01,000 के। अब 2 महीने हो गए, अब रिसिपिएंट पेमेंट करने आया। रिसिपिएंट ने कहा था कि जो भी गुड्स हमारे पास में इन इंस्टॉलमेंट आएंगे, मैं आखिरी लॉट जब आएगा ना उसका पेमेंट कर दूंगा। तो आखिरी लॉट आ गया, अब पेमेंट करने रिसिपिएंट गया। रिसिपिएंट क्या बोलेगा? जनरली ऐसे होता है, देखो बहुत ट्रांजेक्शन में ऐसे होता है। पेमेंट करते हो क्या बोलते हैं, भाई एक अमाउंट कितना हुआ? सप्लायर कहेगा 1,01,000 रुपए। एक काम करो ना भैया, वो ऊपर का 1,000 उड़ा दो ना। होता है ऐसा, हम बोलते हैं भैया ऊपर के 100 रुपए उड़ा दो, ऊपर के 10 रुपए उड़ा दो। ऐसे होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट्स। अब मुझे बताओ, ये जो पेमेंट करते जाते वक्त हम डिस्काउंट्स लेते हैं, मांग के लेते हैं कि भैया ये ऊपर का अमाउंट उड़ा दो, क्या ये एग्रीड बिफोर होता है? नहीं। सप्लायर को तो लगता है 1,01,000 पूरे आने वाले हैं, बट पेमेंट करते हो कि 1,000 गायब हो जाते हैं। यस। तो यहाँ पे एग्रीड बिफोर हुआ नहीं। अब जब एग्रीड बिफोर हुआ ही नहीं, तो सप्लाई के बाद वाला ये जो डिस्काउंट है, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हो माइनस नहीं करते। तो इस केस में हम माइनस नहीं करेंगे, बट ऊपर दिए गए दोनों केसेस में माइनस करेंगे। ये है क्लैरिफिकेशन। एंड द लास्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ नो क्लेम बोनस। देखो, ये यूज होता है टर्म अंडर द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज में होता है नो क्लेम बोनस। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस साल का जब फ्रेश प्रीमियम भरने जाएंगे ना, तो वहां पे नो क्लेम बोनस बोल के एक डिस्काउंट मिल जाता है। यस। जो कि इंश्योरेंस कंपनी इस बात पे देती है कि पिछले साल में आपने कोई क्लेम किया ही नहीं। जब इंश्योरेंस में आपने पिछले साल कोई क्लेम किया ही नहीं, तो हमारे तरफ से आपको चलो इस प्रीमियम पे 40% का डिस्काउंट, नो क्लेम बोनस बोल के। तो ये नो क्लेम बोनस जो रहता है, ये होता है डिस्काउंट। अब ये बताइए, आफ्टर वाला है कि बिफोर वाला है? क्या आप प्रीमियम पे करते हो उसके पहले ये डिस्काउंट आपको दिख जाता है? यस। तो ये केस हुआ 15(3)(a), यानी बिफोर वाला। 15(3)(a) बिफोर वाला, यानी ये है डिस्काउंट बिफोर सप्लाई। तो चलो, अगर ये नो क्लेम बोनस डिस्काउंट बिफोर सप्लाई होगा और आपके इनवॉइस में इस डिस्काउंट को शो किया गया होगा, तो हम इस डिस्काउंट को भी माइनस करने का परमिशन वैल्यू ऑफ सप्लाई से देंगे। सो ये है, दैट्स व्हाई नो क्लेम बोनस इज परमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a। यही बातें हमने की है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, एकदम शॉर्ट में रिवीजन हो गया। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा, जब आप सॉल्व करोगे, एक टेबल फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है विथ एवरी रीजन फॉर योर एंट्री। आपने ये सब्सिडी क्यों ली है, ये सब्सिडी ऐड क्यों नहीं की, सब एक नोट्स में आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए, इसी वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, और आगे का वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको नोटिफाई कर सके और आगे के टॉपिक्स के आप वीडियोस को देख पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो मिलते हैं बेटा, बाय बाय। हेलो बच्चों, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द अपकमिंग रेगुलर बैचेस। हमारी मई 2025 की जो भी सीए इंटर की बैचेस है और फाउंडेशन की बैचेस लॉन्च होने जा रही है फ्रॉम से इंटरमीडिएट 21 सितंबर एंड फाउंडेशन 25 सितंबर। और ये बैचेस रहेगी ऑनलाइन मोड। ये बैचेस ली जाएगी ऑनलाइन मोड से।
और इस बैचेस के डेमो वीडियोस या कोई भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स और कुछ भी इंक्वायरीज की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। यकीन मानिएगा इतनी बेस्ट प्राइस अभी चल रही है जो आप देखोगे और शॉक हो जाओगे। यस, जिसे हम कहते हैं शॉकिंग प्राइस। तो इस शॉकिंग प्राइस पे आप इन बैचेस का लाभ उठा सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो चलिएगा बेटा, मिलते हैं हम आपको रेगुलर बैचेस में। चलिए, बाय बाय।